पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। योगी ने कहा है कि पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है, जबकि भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर, और जब ये कहा है कि पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज है। सुनिए। 45 में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के पास संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। भारत 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान, भारत की आबादी है 140 करोड़, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ और लोग वहां भूखों मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना, भारत का समृद्ध क्षेत्र और ज्यादा भूमि भी गई, लेकिन वहां भूखों मर रहे हैं। और भारत की सरकार अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। जितना पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर करने में मदद मिली है भारत की तरफ। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर विपक्ष को घेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि मोदी राज में हुआ मंदिर का निर्माण। विपक्ष ने हमेशा किया मंदिर का विरोध। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि एसपी बीएसपी राज में ऐसा संभव नहीं था। तो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं, जहां पे विपक्ष को लगातार मुख्यमंत्री घेर रहे हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने हमेशा मंदिर का विरोध किया, जबकि मोदी सरकार में मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। सुनिए। श्री अरुण गोविल जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे, और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और कल आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से उनका तिलक और अभिषेक किस रूप में हो रहा था, यह भी पूरे देश और पूरी दुनिया को अभिभूत कर रहा था। आप मुझे बताओ, क्या यह कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए अरुण गोविल को भी लेके आए हैं। इस वक्त आप जो मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं, ये अंबाजी मंदिर है, और वर्षों पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर जब आप पता करेंगे तो ये बताया जाता है कि माँ रुक्मणी भागकर यहाँ पर आई थी, और लगभग 2.5 दिन वे यहाँ पर रही थी, और तभी से इस मंदिर की, इस स्थान की मान्यता है। और बताया जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वो स्वयंभू प्रकट हुई है, और यही कारण है कि अमरावती के जो आसपास के लोग हैं उनकी इस मंदिर में बहुत ज़्यादा आस्था है। वे यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो फिर जब हम अंबा नगरी के यानी अमरावती के सियासी समीकरण को समझने पहुंचे, तो सबसे पहले वो स्थान जहां से अमरावती का नाम पड़ा, पहले उस जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। दो 2019 में अमरावती से निर्दलीय सांसद चुनने के बाद लगातार देश भर में जिन्होंने अपने संघर्ष और हिंदुत्व के झंडे के बल पर एक ख्याति प्राप्त की,
ऐसी सांसद और बीजेपी की इस बार अमरावती से प्रत्याशी नवनीत राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी चर्चा में हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि इस बार अमरावती की फिजा क्या कह रही है? क्या एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है यहाँ पर? पहली बार कमल आया है हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, तो 101% हमारे मोदी जी ने दिया हुआ जो कमल है हमारे क्षेत्र को, वो 100% कमल खिलेगा। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच पहुंच रही हैं? मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, हमारे क्षेत्र में विमानतल हो गया है, एयरपोर्ट है और वैगन कारखाने का जिनका लोकार्पण हुआ है। मेरे क्षेत्र के 2 ऐसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं जो आने वाले समय में 25 और 27 तक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो रहे हैं। उसके साथ में स्काई वॉक है। आने वाले समय में ट्राइबल एरिया का विकास किस तरीके से मुझे करना है, वहाँ पे जू लाकर एक टूरिज्म का पॉइंट मेजर पूरे महाराष्ट्र में, देश में एक निर्माण हो, उसके लिए आने वाले भविष्य में केबल कार से लेकर स्काई वॉक से लेकर जू से लेकर ये सब प्लानिंग है। नागपुर अमरावती मेट्रो आना चाहिए, उसके लिए मेरा प्रयत्न है। टेक्सटाइल पार्क जो इस देश में साथ दिए हैं और साथ में एक मेरी अमरावती को दिया है और जो खींच के लाने में मैं सक्षम रही, वो कंप्लीट हो और जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के 2 से 3 लाख लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले, तो ये मेरा टारगेट है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है कि आप अभी तक निर्दलीय सांसद के तौर पर 5 साल अमरावती को आपने काम करके दिया है, लेकिन जब आप बीजेपी में आई तो कहीं कोई नाराजगी अपनों से, कोई इस तरह के विरोध वाली बात तो नहीं थी? मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनका जो स्टडी आपने किया होगा, 44 ईयर्स हो गए भारतीय जनता पार्टी को फॉर्म हुए, तब से लेके आज तक जो भी इनके कार्यकर्ता हैं वो एक पार्टी करके काम नहीं करते हैं, वो एक परिवार और राष्ट्र के हित में काम करते हैं। तो हाँ, एक नए व्यक्ति को पार्टी में लाना और उनको टिकट देना, वो विषय पे चर्चा ज़रूर हुई है, पर उसके बाद जब पार्टी ने टिकट घोषणा कर दी, उसके बाद सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर सब मैदान में उतरे हैं कि राष्ट्र के हित में काम करना है और मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है, उसके लिए अमरावती के लिए काम करना है। नवनीत राणा चूंकि अमरावती के अलावा देश भर में पहचान रखती हैं और वो अपने मुखर वक्तव्य की वजह से, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो वो संविधान बदल देंगे, वो देश में चुनाव कराना बंद कर देंगे। उसको कैसे देखती हैं? मुझे लगता है जिनको खुद 52 वर्ष होने तक, उनके एक नेता ने कहा कि अब राहुल बाबा हमारा मैच्योर हो रहा है, जो 52 वर्ष तक मैच्योर नहीं हुए वो संविधान की बात नहीं करें तो ही बेहतर है। इस देश का संविधान ना कोई बदलने के लिए सोच सकता है। जिस संविधान के ऊपर पूरा देश चलता है, जिस संविधान को सर पे रखकर नए पार्लियामेंट में मोदी जी लेके जाते हैं, और उस संविधान को बदलने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है 400 पार इसलिए है कि देश में बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो आने वाले समय में इस देश के लोगों के हित में लेने, इसलिए 400 पार होना बहुत ज़रूरी है। विश्व में अदर कंट्रीज में हमारे देश की एक पहचान, उस स्ट्रेंथ को दिखाना है, इसलिए 400 पार चाहिए। वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर 500 वर्षों का इतिहास जो रामलला का था, 75 वर्ष कांग्रेस ने राज किया और हमारे राम भगवान को अपने स्थान पे विराजमान नहीं कर सके, तो इन कांग्रेसियों से हम सिर्फ इतनी अपेक्षा रख सकते, यहाँ से आलू डालो और यहाँ से सोना निकलेगा, तो इतनी अपेक्षा है उनसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ममता दीदी हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो गौमूत्र सबको पीने पर मजबूर कर देंगे, अगर बीजेपी आ गई तो उनके हिसाब से हमको खाना पीना उठना बैठना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो संघर्ष भी किया हनुमान चालीसा को लेकर, और वो पूरे देश में फिर लोगों ने जाना कि कौन है नवनीत राणा, कौन है रवि राणा, तो वो संघर्ष लोगों को पता है। तो उसको लेकर मैं अब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की मानसिकता का इस्तेमाल चुनाव के समय में होना चाहिए? मुझे लगता है धर्म का और अपनी संस्कृति का इस्तेमाल इस तरीके से नीचे स्तर पे जाकर अगर कोई बात करता है, पिछले 10 वर्षों में हमारे मोदी जी ने इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। यूक्रेन में जब वॉर होता है तो वॉर में हमारे बच्चे हाथ में हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर वहाँ सेफ निकलते हैं। दैट इज़ बिकॉज ओनली 1 पर्सन, एक ही व्यक्ति के कारण, जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है अगर आने वाले समय में हमारी सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि 400 पार हो, तो यूएस जिस तरीके से कहता है कि यूएस सबसे
रिचेस्ट कंट्री है। तो वो रिचेस्ट कंट्री इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें रिच बनाता है। अगर हमारे देश को रिच बनाना है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपने एयरपोर्ट का उदाहरण ले लीजिए, एम्स के उदाहरण ले लीजिए, नर्सिंग कॉलेज के उदाहरण ले लीजिए, जितने आईटीज बनाने थे उसके उदाहरण ले लीजिए। ये सब चीज़ें टनल जो बनाया है उसका उदाहरण ले लीजिए, कोस्टल रोड जो हमारे मुंबई में। तो बोल रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप तो मंदिर बनाए जा रहे हैं, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारी आस्था को अगर कोई दुखाएगा तो उसे इस देश में रहने वाला हर हिंदू व्यक्ति उसका जवाब जरूर देगा। ममता जी के पसीने छुड़ाने वाले भी हमारे मोदी जी हैं उनके क्षेत्र में। ये उन्होंने याद जरूर रखना चाहिए कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका कोई नहीं नातू पीछे है, ना कोई भतीजा उनके पीछे है। उनके लिए उनका परिवार ये देश के लोग हैं। जो आए थे खाली और खाली हाथ जाने वाले हैं, वो कोई भतीजे को अपनी संपत्ति सौंप के नहीं जाने वाले। तो ममता जी ने याद रखना चाहिए। आपने परिवार का जिक्र किया, मैं उस पर भी आऊंगा कि प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत प्रहार हो रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि हिंदुत्व की बात करेंगे, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वाले और उसका अपमान करने वाले, गाली देने वालों की भी तो संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है ऐसे कई दुष्ट लोग होते हैं, जो विचारहीन लोग होते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के ऊपर ये चिकड़ फेंकने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे दुष्ट लोग हर जगह पाए जाते हैं। कांग्रेस की चुप्पी आप कैसे देखती हैं? कांग्रेस चुप कहाँ है? वो तो इसमें सबसे बड़ा अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के ही कर्ता धर्ता लोग हैं जो इस तरीके से हिंदुत्व पे बात करते हैं, हिंदुत्व विचारधाराओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही तो कर रही है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं, उन पर लगातार जो आपने जिक्र किया कीचड़ उछाले जा रखे हैं, इसको कैसे देखती हैं और क्या ये एक मानसिकता का परिचायक है या इसका कोई और कारण हो सकता है? नहीं, कारण बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति निष्ठा से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश की सेवा कर रहे हैं, युवकों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के काम कर रहे हैं, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इस देश में रामलला को 500